नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और उस तैयारी को थोड़ा और अच्छा करने के लिए यहाँ संस्कृत साहित्य और व्याकरण के जो प्रश्न हैं लेकर के आप लोगों के लिए उपस्थित हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि रघुवंश महाकाव्य में सर्ग पूछा जा रहा है कि इसमें कितने सर्ग हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें जो सर्ग है वो हो जाएगा यहाँ पे कि इसमें 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? तो रघुवंशम में 19 सर्ग। अगला प्रश्न है कि साहित्य शिवेतर क्षत्रिय यहाँ पे हो जाएगा सामान्य के लिए सबका हित चाहता है कि यहाँ पे कार्य बिंब का निर्माण करना क्या है यहाँ पे साहित्य। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि इसमें 1, 2 और 3 सब यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आपका। अगला यहाँ है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे। तो आपका आंसर हो जाएगा कि उसको यहाँ पे व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नहीं है। तो संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनमें जो कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो नाटक नहीं है वो आपको आंसर करना है कि यहाँ पे कौन सा नाटक नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा बी है, इसमें रघुवंशम जो है ये नाटक नहीं, ये एक महाकाव्य हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रारब्धते न खलु विघ्न भय नीचे में कर्ता कौन है। तो यहाँ पे मध्या है कि उत्तमा है, नीचे है या फिर साधारणा, कौन सा यहाँ पे हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, नीचे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो कालिदास की रचना इसमें नहीं पूछा जा रहा है। आंसर आप लोग करेंगे तो यहाँ पे जो उनकी रचना नहीं है वो हो जाएगी बुद्ध चरितम, ये उनकी रचना नहीं है, जबकि और जितनी रचनाएं हैं ये सब कालिदास की हो जाती हैं। अगला है कि कौन सा नाटक भास का नहीं है। तो जो भास का नाटक नहीं है वो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा। यहाँ पे देखा जाए तो स्वप्न वासोदत्तम भी भास का है, प्रतिज्ञा भी उन्हीं का है, प्रतिभा नाटक भी उन्हीं का है। तो यहाँ पे मुद्रा राक्षस, यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, मुद्रा राक्षस इनकी रचना नहीं है। अगला है कि कौन सी कृति भवभूत की नहीं है। तो भवभूत की नहीं पूछा जा रहा है इसमें कि उनकी रचना यहाँ पे कौन सी नहीं है। आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि इसमें डी है, ये कर्पूर मंजरी इनकी रचना नहीं है, जबकि यहाँ पे महावीर चरितम, मालती माधव या फिर यहाँ पे उत्तर रामचरितम ये सारी रचनाएं भवभूत की हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है कि जो कालिदास की रचना नहीं है, यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल सही, नैषधीय चरितम उनकी रचना नहीं है, ये श्रीहर्ष की रचना हो जाती है। अगला है कि माघे संते त्रियो गुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन 3 कवियों में हैं। तो यहाँ पे कवियों का नाम पूछा जा रहा है, कौन से जो कवि हैं जिनके अंदर ये सारे गुण समाहित हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा कालिदास, भारिव और दंडी। ए आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही, कालिदास उपमा के लिए, जबकि भारिव यहाँ पे अर्थ गौरव के लिए और दंडी यहाँ पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से माघ के अंदर ये जो तीनों गुण हैं वो एक ही साथ समाविष्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इसमें से महाकवि भास की रचना है। तो महाकवि भास की रचना पूछा जा रहा है कि कौन सी इनकी रचना है। तो यहाँ पे भास की रचना हो जाएगा बी, स्वप्न वासोदत्तम इनकी रचना हो जाएगी। शिशुपाल वधम किसकी रचना है। तो यहाँ पे शिशुपाल वधम की रचना किसने की है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा ए, माघ की रचना ये हो जाती है। किसकी? माघ की रचना हो जाएगी क्या। तो शिशुपाल वधम माघ की रचना हो जाती है। एको रसा करुणा एव। तो निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा है, कथन पूछा जा रहा है किसने कहा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा
बी इसमें बिल्कुल सही हो जाता है। भवभूत की मतलब भवभूत ने एको रसः करुणा कहा है किसमें, तो उत्तर राम जो रामचरितम इन्होंने रचना लिखी है उसमें इन्होंने कहा है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, तो कालिदास की जो प्रथम काव्य कृति है ये आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे कौन सी रचना हो जाएगी कालिदास की, तो ए हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा ऋतु संहार जो है ये की रचना हो जाती है काव्य कृति, ये कालिदास की प्रथम रचना हो जाएगी। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं, तो गीत गोविंद के रचयिता यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि ये गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल सही, जयदेव की रचना ये हो जाती है। अगला प्रश्न है यदि ई उ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या व रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी। तो ये अब व्याकरण के जो प्रश्न है यहाँ पे शुरू हो गया है, तो यहाँ से आप लोग संधि पे देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्या गलत हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा बी यण संधि इसमें हो जाती है। जब ई के यहाँ ई है बदलता है तो या हो जाता है, ऊ बदलता है तो यहाँ पे वाह हो जाता है, और री यहाँ पे बदलता है तो रा हो जाता है। तो इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो किसमें, यण संधि यण स्वर संधि में देखने को मिलते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, तो मनोविज्ञान जो संधि पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा बी विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाती है मनोविज्ञान में। अगला प्रश्न है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे जो अभिन्न है इसका जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अभित प्लस ना यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अनंत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनंत का सही संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे बी इसमें हो जाएगा अन प्लस अंत हो जाएगा, यहाँ पे अन प्लस अंत ये आपका संधि विच्छेद यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है, सु प्लस आगतम में जो संधि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बिल्कुल ही सही, यहाँ पे हो जाएगा डी यण संधि इसमें हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद चुनिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है। आंसर करेंगे आप लोग सी हो जाएगा उत प्लस ज्वल इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल इसमें सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा अन्न प्लस अन्न यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण नहीं है वो यहाँ पे बताना है, तो इसमें ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। आंसर आप लोग यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बताना था कि संधि विच्छेद मतलब व्यंजन का सही उदाहरण नहीं है, यहाँ पे सी हो जाएगा, गंगा प्लस उद्गम गंगोदगम ये जो है यहाँ पे नहीं है व्यंजन संधि का उदाहरण, तो यहाँ पे ये उदाहरण किसका हो जाएगा, ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। और देखा जाता है तो इस प्रकार का जो आ और उ का जब समावेश होता है तो यहाँ पे गुण संधि देखने को मिल रही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि स्वस्तुत्य का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा आपका सही जवाब है, यहाँ पे हो जाएगा ए बिल्कुल ही सही, यहाँ पे स्वस्ति प्लस अस्तु यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद, तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है इति प्लस आदि हो जाएगा, यहाँ पे इति प्लस आदि यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तेजोमय का संधि विच्छेद यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही, तेजोमय का संधि विच्छेद यहाँ पे भी हो जाएगा सी बिल्कुल ही सही, तेजः प्लस मय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेजः प्लस मय। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का, यहाँ पे हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, तो यहाँ पे स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे सही संधि है उस पे यहाँ पे
आंसर करना है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगी। सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे दीर्घ है, गुण है, यण है या फिर वृद्धि है। आंसर आपका यहाँ पे भी सही हो जाता है, बी गुण संधि यहाँ पे हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गुण संधि यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे है सच्चित का, यहाँ पे शब्द जो संचित है शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि है, गुण है, यण है या फिर यहाँ पे डी सचुत संधि यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे डी, यहाँ पे असचुत संधि यहाँ पे हो जाती है, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें गृहम गच्छति, ए आंसर आपका सही हो जाता है। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा गृहम प्लस गच्छति। अगला है कि सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? तो यहाँ पे जो सूत्र लागू होता है वो यहाँ आपको आंसर करना है। यहाँ पे हो जाएगा इको एड़च। क्या हो जाएगा? इको एड़च। यहाँ पे सूत्र जो लागू होता है ये यण संधि के लिए एको एड़च सूत्र जो है ये यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, यण संधि के अंतर्गत ये यहाँ पे जो संधि है आती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे इस्तो स्ना स्चु सूत्र के अनुसार सचुत संधि का जो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? तो यहाँ पे आंसर करना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा ए, इसमें रामस चिनोति, यहाँ पे रामस चुनौती, यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विष्णवे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विष्णवे का संधि विच्छेद यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, विष्णवे प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे सही जवाब ए हो जाएगा, उत प्लस डैनम, यहाँ पे उत प्लस डैनम यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा, बृहस्पति का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बृह प्लस यहाँ पे पति हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि वह स्नान करके आती है, वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा? तो सह स्नानम कृत्वा गच्छति, सह स्नानम कृत्वा गच्छसि। यहाँ पे आप लोग जवाब यहाँ पे देंगे कौन सा आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, सह स्नानम कृत्वा गच्छति, ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है यहाँ पे कृष्णकत्तम शब्द में संधि कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे गुण है, वृद्धि है, अयादि है, दीर्घ है। जो यहाँ पे जो सही है उसके लिए आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि यहाँ पे देखने को मिल रही है। व्याप्त में संधि क्या है? व्याप्त में जो व्याप्त है इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे, यहाँ पे यण संधि देखने को मिल रही है। व्याप्त मतलब जो यण संधि होती है उसमें थोड़ा सा अगर सूत्र तो आता ही है, लेकिन अगर इसमें आधा अक्षर जो होता है लगभग जो हर यण संधि में आधा अक्षर यहाँ पे देखने को मिलता है, इस प्रकार से भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें यण संधि है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हर सेते शब्द में कौन सी संधि है? तो इश्चुत संधि है, गुण है, विसर्ग है या फिर चरतो संधि है? तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? सी हो जाएगा इसमें सही जवाब, विसर्ग हो जाती है। अगला है यहाँ पे पितृक्षा संधि में कौन सी, यहाँ पे पितृक्षा शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि त्यालम में कौन सी संधि है? तो यण है, गुण है, वृद्धि है या फिर यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। तो त्यालम में भी क्या हो जाएगा?
यण संधि यहाँ पे भी हो जाती है, यण संधि यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से नय तत्पुरुष समास कौन सा है? तो यहाँ पे रोग मुक्ता है, राजपुरुषा है, अभावा है, पुत्र हितम है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का सही जवाब होगा वो कौन सा है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, अभावा हो जाएगा, सी हो जाएगा इसमें सही। अगला है कि निम्नलिखित में से पितरव शब्द का कौन सा यहाँ से समास विग्रह उपयुक्त सही है? तो माता पिता चा, माता चा पिता, पिता और माता या माता चा पिता चा, क्या करेंगे इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपका? तो डी हो जाएगा, माता चा और पिता चा। यहाँ पे पितरों में ये द्वंद्व समास हो जाएगा, पितरों में यहाँ पे माता चा और पिता चा। अगला हो जाएगा, युधिष्ठिरा में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि, अलुक या फिर कर्मधारय। आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे अलुक तत्पुरुष, यहाँ पे हो जाएगा अलुक हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कष्टापन्न समास, मतलब शब्द में समास है, तो कौन सा समास है इसमें? तो आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे तो यहाँ पे सही हो जाएगा तत्पुरुष समास है इसमें। कष्टापन्न समास में जो मतलब शब्द में समास, यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है चंद्रकांति शब्द में समास है, तो कौन सा समास यहाँ पे हो जाता है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि हो जाएगा, इसमें सही है बहुव्रीहि। चंद्रकांति में यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में समास पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, काठ की पुतली अर्थात यहाँ पे कठपुतली। तो यहाँ पे अगला समास मतलब प्रश्न है, अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम, तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे, ए हो जाएगा इसमें सही जवाब। क्या हो जाएगा? ए। अनुदिनम में अव्ययी भाव समास है, यहाँ पे उपसर्ग यदि आगे लगा रहे तो तनिक भी हिचक नहीं करना चाहिए, यहाँ पे अव्ययी भाव समास ही लगाना चाहिए। चक्रपाणी में समास है, तो चक्रपाणी में जो समास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे चक्रपाणी में जो समास हो जाता है वो हो जाएगा बहुव्रीहि। ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि पितु शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? पितु या पितरः या पितरा या फिर पितारा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाता है इसमें सी हो जाएगा, पितरः हो जाएगा। पितु शब्द के पितरा यहाँ पे हो जाता है, मतलब कि पित शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप तो पितरा हो जाएगा। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप जगते, जगता, जगतो, जगद्भ्या। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ए हो जाएगा, इसमें जगते हो जाएगा। क्या हो जाता है? यहाँ पे जगते हो जाता है। तो जगत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ पे जगते हो जाएगा। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप पूछा जा रहा है, मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मत्या हो जाएगा, मत्या, मतया या फिर मदये। तो षष्ठी एक वचन का ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर आप लोग करेंगे, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी, मत्या हो जाता है इसमें। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति बहुवचन में होगा, क्या होगा? तो यहाँ रामासु हो जाए, रामायणाम या फिर रामायो या फिर रामायाम। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, रामस हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि असमद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं। असमद का जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये असमद का रूप है, ये आप लोग मान के चलिए कि एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और हो सकता है पूछा भी जाए, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अहम, अवाम, वयम, मया अवभ्याम, अस्माभि, मत अवभ्याम, अस्मत्, मम अवायो, अस्माकम। तो यहाँ पे तृतीया का पूछा जा रहा है, तृतीया विभक्ति का रूप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब यहाँ पे आपका हो जाता है कौन सा? बी हो जाएगा इसमें, बी यहाँ पे हो जाता है मया अवभ्याम अस्माभि, यहाँ पे ये तृतीया विभक्ति का रूप हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप, राम शब्द के
षष्ठी एक वचन का रूप यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कौन सा हो जाएगा। राम शब्द का जो षष्ठी विभक्ति है एक वचन का रूप, तो यहाँ पे रामस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामस्य यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी। तो रामेण में विभक्ति पूछी जा रही है, आंसर आपका हो जाएगा इसमें तृतीया हो जाएगी। किसमें? तो रामेण। यहाँ पे ऐसे मात्रा भी देख करके आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे तृतीया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सरिते शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी, क्या है इसमें। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये चतुर्थी हो जाएगा। यहाँ पे चतुर्थी, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सरिते में यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, लेकिन यहाँ रामेण था तो यहाँ पे क्या था? तृतीया विभक्ति थी। तो इस प्रकार मात्रा देख करके जो बताए थे वो यहाँ पे मत लगा देना कि यहाँ पे एक ही मात्रा है, तो यहाँ पे भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ऐसे कुछ रूप हैं, थोड़ा सा उसमें ट्रिक से बताएंगे तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है, तो यहाँ पे कौन सा वचन हो जाए? जगता है। तो जगता शब्द में कौन सा यहाँ पे वचन पूछा जा रहा है, आंसर आपका हो जाएगा इसमें एक वचन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक वचन बिल्कुल ही सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जो शुद्ध रूप में यहाँ पे आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा। मातु नीलेते कृष्णा, तो यहाँ पे सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है सर्वस्य रूप है, सर्वस्य क्या है? चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। सर्वस्य जो यहाँ पे रूप है ये हो जाता है कौन सा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा षष्ठी। ये सर्वस्य जो रूप है ये षष्ठी का हो जाता है। मत्तयाम शब्द है, मतलब मत्तयाम शब्द रूप है, किसका हो जाएगा? तो ये जो पूछा जा रहा है कि इस शब्द में मतलब मति शब्द के द्वितीया एक वचन है कि द्वितीया बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन है, सप्तमी एक वचन है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें डी हो जाता है। मति शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप ये मत्तयाम शब्द यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है आदर्श मतलब वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा, तो अमुभ्या, आमोस्या, आमू, आमोया, इस प्रकार के भी रूप एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी इम्पॉर्टेंट में मान लेना। थोड़ा जो कठिन रहता है, क्योंकि अब थोड़ा कठिन प्रश्न आने लगा है, तो यहाँ से ये प्रश्न जरूर हो सकता है पूछा जाए, तो यहाँ पे इसको अच्छे से तैयार कर लें। ए इसमें हो जाएगा सही, अमुभ्या यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप, तो मुनि का जो रूप हो जाएगा षष्ठी में कौन सा हो जाएगा, आंसर आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पे मुने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुने हो जाएगा। किसका? षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। अगला है कि राज्ञः शब्द में कौन सी विभक्ति है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, इसमें तृतीया है। क्या है? तो इसमें तृतीया हो जाएगा। किसमें? तो इसमें राज्ञा में तृतीया विभक्ति शब्द रूप यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो व्याकरण के प्रश्न और साहित्य के, संस्कृत साहित्य के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न हूबहू मतलब जिस प्रकार के एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, ताकि आपकी जो एक सीट है एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिले। धन्यवाद साथियों।